हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल वीआईपी फिजिक्स। बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है हम डिस्कस कर रहे थे और जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देखें। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। इसका डायग्राम क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से बनाना इस डायग्राम को भी। डायग्राम देखो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इस डायरेक्शन के अंदर दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर, ओके। और एक डाइपोल है। डाइपोल क्या होता है, दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है। तो एक ये डाइपोल ले लिया हमने। ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है ना उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और डाइपोल के बीच की दूरी हम क्या लेके चलते हैं, हमेशा 2a लेके चलते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है तो हम फोर्स को कैसे लिखते हैं, फोर्स को QE लिखते हैं। या फिर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से Q क्या है, डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो F का मान क्या हो जाएगा, Q इंटू में E। F का मान हो गया हमारा Q इंटू में E। वो हमने यहां पे लिख दिया है। इतना समझ में आ चुका, ठीक है। अब देखो, ये थीटा एंगल बना रहा है तो जब ये 2a है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, 2a कोस थीटा। 2a कोस थीटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो होती है फोर्स गुणा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो मेरी इस डायरेक्शन में होगी, फोर्स की वैल्यू कितनी आई, QE। फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में होगी और परपेंडिकुलर इसके कौन सा होगा, ये वाला होगा परपेंडिकुलर। इसलिए हम इसके कंपोनेंट बना रहे हैं। ये तो 2a cos थीटा हो गया और ये हो जाएगा मेरा 2a sin थीटा। यहां पर क्या हो जाएगा, 2a sin थीटा। अब आपके पास फोर्स भी है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास टॉर्क आ जाएगा। जो कि यहां बड़े अच्छे शब्दों में लिख रखा है, इसको एक बार देखेंगे हम सभी भी। टॉर्क जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स गुणा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फोर्स आई मेरी QE गुणा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई 2a sin थीटा। तो QE इंटू में 2a sin थीटा। अब Q और 2a को क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, P। क्योंकि P डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू में 2a। तो मैंने Q और 2a को लिख दिया P। ये सारा मैं काट देता हूं और इसकी जगह मैंने लिख दिया P। E ऐसे कैसे, sin थीटा ऐसे कैसे। अब बच्चे ये बात पता है आपको, AB sin थीटा इसको हम लिख सकते हैं A क्रॉस B। AB sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B। AB cos थीटा को क्या लिखेंगे बताइए जरा, AB cos थीटा को लिखेंगे A डॉट B। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो ये पता है तो हम अच्छे तरीके से यहाँ पर PE sin थीटा को P क्रॉस E कह सकते हैं और ये ही मेरा क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ से। अब इसके दो तीन केस हैं। अगर थीटा की वैल्यू आप 0 लिखो तो साइन 0 0, टॉर्क का मान कितना हो जाएगा, 0। अगर थीटा की वैल्यू आप 90 लेओगे तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो यहां पर ये वैल्यू 1 होगी, PE आ गया। टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, PE। ये लिख रखा देखो, ये टॉर्क की वैल्यू PE आ गई। यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू -1 ले लेता हूं या मैं कहूं कि थीटा की वैल्यू 180 ले लेता हूं तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। ओके, और इसका मतलब क्या हुआ, थीटा का मतलब क्या हुआ, थीटा 0 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर हमने डाइपोल को ले लिया। या फिर 90 डिग्री का मतलब ऐसे ले लिया। ये तो डाइपोल है ना, ये हमारा -Q और +Q, इस डाइपोल को हमने ऐसे ले लिया तो उस वाले केस में टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इंटू में E हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे इसको, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्यों बोलेंगे, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम होती है 1 से ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होती है। तो मिनिमम होगी -1 और मैक्सिमम क्या होगी, +1। और टॉर्क की अगर यूनिट की बात की जाए तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस क्या होती है, मीटर। तो हम इसको बोल देते हैं न्यूटन मीटर। ये इसका वो है डायमेंशन फॉर्मूला। अगर आप निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स गुणा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। फोर्स का होता है MLT-2 गुणा में R क्या होती है, L। तो इसको हम लिख देंगे ML2T-2। ओके बच्चों, अब हम वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे कि किसी भी डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या मतलब कार्य होता है। वर्क डन या फिर हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, वर्क डन या फिर क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा ना डायग्राम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा। उस डायग्राम को आप ध्यान से देखना, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। ठीक है, अब देखो, देखिए जरा,
हमारे पास क्या है, दो डाइपोल ले लिए हमने। दो डाइपोल मतलब दो चार्जेस थे माइनस क्यू प्लस क्यू, उनके बीच की डिस्टेंस 2a थी। एक दूसरा डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, उनके बीच की डिस्टेंस 2a थी, ठीक है। और वही बात है जैसे हमने टॉर्क में किया था, फोर्स की वैल्यू हमने यहां पर निकाल ली है, F इज इक्वल टू QE। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था तो इसी डायरेक्शन में हमारी क्या हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में दे रखा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये माइनस क्यू है और इसके साथ ये प्लस क्यू चार्ज है। ये वाला जो है वो हमारा θ1 एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है, θ1। किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। दूसरा ये जो डाइपोल है हमारा, ये हमारा एंगल बना रहा है θ2। ये क्या एंगल बना रहा है, θ2। अब एक बात बताओ, ये जो गैप है θ2 में से θ1 घटाएंगे तो इसको मैंने नाम दे दिया dθ। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, dθ। ऐसे समझो आप, ये था θ1, ठीक है। उसके बाद मैं पेन बदल लेता हूं ताकि अच्छे समझ में आए। ये था θ2। अब θ2 में से θ1 घटाएंगे तो कौन सा बचेगा बताइए जरा, यही तो बचेगा। और इसको मैंने dθ नाम दे दिया, और θ2 माइनस θ1। समझ में आ गया, बोलो, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम जो है हम अच्छे तरीके से बता सकते हैं। QE जो फोर्स है वो ये होगी, इस वाले डायरेक्शन के अंदर भी QE फोर्स होगी, लेकिन वो नेगेटिव निशान के साथ हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब देखो dw इज इक्वल टू टाउ इंटू में dθ। ये एंगुलर मोमेंटम है बच्चे, एंगुलर की बातें हो रही है। अगर लीनियर की बात करते हैं तो वर्क डन को कैसे लिखते हैं, फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है लीनियर में तो ds से लिखते हैं, एंगुलर के अंदर dθ से लिखते हैं। और लीनियर के अंदर क्या बोलते हैं हम, फोर्स। एंगुलर के अंदर क्या बोल देते हैं, टॉर्क। और वर्क डन तो हमारा वर्क डन होता ही है, ठीक है। तो हम अब यहां पर एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, सॉरी एंगुलर चीजों की बात करेंगे, लीनियर की बात नहीं करेंगे। तो dw की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाउ इंटू में dθ। अब मुझे एक बात बताओ, टाउ की वैल्यू हमने अभी निकाली है टॉर्क की, बताओ क्या आई थी, PE sin θ। PE क्या आई थी, sin θ। तो ये मेरे पास मैंने टाउ की वैल्यू रख दी है, PE sin θ। अब मैं क्या कर देता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड विद इन द लिमिट। लिमिट कहां से है, θ1 से लेकर θ2 तक। लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, θ1 से लेकर θ2 तक। और ये हमारा क्या आ जाएगा, PE sin θ, θ1 से लेकर θ2 इंटू में dθ। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी PE cos θ1 माइनस PE cos θ2। अच्छा एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो ये है, देखिए जरा, यदि मैं dw इज इक्वल टू बिना लिमिट के मैं सोल्व करना चाह रहा हूं तो टाउ इंटू में dθ। टाउ की वैल्यू में क्या रख देता हूं, PE sin θ इंटू में dθ। इन दोनों का मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं। ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो ये तो क्या आ गया, वर्क डन, या हम पोटेंशियल एनर्जी बोले। P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन sin θ इंटू में dθ। sin θ का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए जरा, माइनस cos θ। और माइनस को निशान को अगर आगे ले लेंगे तो माइनस PE cos θ। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos θ। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, P डॉट E, क्योंकि जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात होती है तो उसमें cos θ आता है, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है तो उसमें क्या आता है, sin θ आता है। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई माइनस PE cos θ, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस P डॉट E। आप वेक्टर जरूर लगा देना इन पे, ठीक है। और दो डॉट प्रोडक्ट जो होती है, दो वेक्टर की जो प्रोडक्ट है वो हमारी कैसी आ जाएगी, स्केलर हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें अगर थीटा की वैल्यू मैं 0 ले लूं तो cos 0 कितना होता है, 1, तो माइनस का PE आ गया। यदि मैं cos थीटा की वैल्यू 90 ले लूं तो cos 90 कितना होता है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी सारी ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये 0 होगी। यदि मैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले लूं तो cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। तो -1 हम यहाँ रखेंगे, एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और PE, और ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलिए अब हम जो है पढ़ना चाह रहे हैं गोज थ्योरम, लेकिन गोज थ्योरम से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स और थोड़ा सा एरिया वेक्टर के बारे में देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा गोज थ्योरम बड़े अच्छे से समझ में आ सके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसमें से जो है आता ही आता है क्वेश्चन। अब की बार भी रिसेंटली 2022-23 के एग्जाम में भी गोज थ्योरम के ऊपर जो क्वेश्चन था ना, वो डायरेक्ट डेरिवेशन आया था। तो आप इनकी तीनों एप्लीकेशन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गोज थ्योरम, वो सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं एरिया वेक्टर की। देखो एरिया वेक्टर क्या होता है,
किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर हमें जो है ना उसका एरिया वेक्टर लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर लेना चाहूंगा तो ये वाला होगा, ये इसका एरिया वेक्टर कहलाएगा। समझ में आ गई बात। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई भी एक ब्लॉक है, तो इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है। यदि मैं अपने मतलब सिर की बात करूं तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक है, बात तो सही है। तो कुल मिला के एरिया वेक्टर हम कैसे शो कर सकते हैं, कोई भी जो सरफेस है उसका बिल्कुल परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए ये है, ये बोर्ड है हमारा, इसका एरिया वेक्टर निकालना है तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर होगा। समझ में आ गई बात। और इसको हम कैसे लिखते हैं, ds से लिखते हैं। और n कैप जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन देती है हमें। परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब जैसे इस बोर्ड की बात करें तो इसका आउटवर्ड ये n कैप हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं एक बार। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस से जो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, जो नॉर्मली पासेस थ्रू द सरफेस। अब देखो इसको देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये देखना ध्यान से। अब ये इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, और ये कोई भी एक सरफेस दे रखा है। इस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उस चीज को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, जिसको फाई से शो किया जाता है। और इसको हम लिखते हैं E.ds। कितने एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या इलेक्ट्रिक फील्ड में से। ठीक है। अब देखो अगर पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात करें तो हमेशा जो एरिया है वो परपेंडिकुलर लेना है। तो यहां पर एरिया इस वाले स्मॉल एलिमेंट के लिए ds हो गया। अगर इसी डायरेक्शन के अंदर इसकी r कैप है तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। अगर इस छोटे से पर्टिकुलर एरिया की बात करें हम तो इसमें जो ds है वो एरिया वो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है हमारा, थीटा डिग्री। अगर इसकी बात करें तो यहां पर एरिया कैसे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर छोटे से इसकी बात कर ले तो इसमें कैसे हो जाएगा, 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा, और ये हमारा एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है और एरिया इसके लिए स्मॉल के लिए इस डायरेक्शन के अंदर ले लिया, तो इसमें एंगल कितना हो गया मेरा, ये थीटा। हो सकता है ये 180 डिग्री भी हो। तो कुल मिला के इसी प्रकार से हम छोटा छोटा एलिमेंट कंसीडर करने के बाद जो एरिया वेक्टर है ds, उसको बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर लेना है। ठीक है। जैसे मैं इस गोले की बात करूं तो इसमें अगर मुझे एरिया वेक्टर लेना है तो मैं एक छोटा सा स्पेस लूंगा, और इसके जो 90 डिग्री एंगल के ऊपर होगा वो बिल्कुल नॉर्मल जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा, वो एरिया हो जाएगा। समझ में आई, बताओ। ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा सा ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने d फाई से डिनोट किया, और E.ds होता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं बताओ, A.b को कैसे खोलोगे, AB cos थीटा। उसी प्रकार EDS को कैसे खोलोगे, EDS cos थीटा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसके एरिया में जो एंगल है वो हम थीटा कह रहे हैं, और डॉट प्रोडक्ट की वजह से हमारा cos थीटा आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू जो भी गिवन होगी हम वो पुट अप करके और इसका इंटीग्रेशन करके E.ds निकाल सकते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हमारा E.ds से लिखा जाता है, E.ds। ठीक है। ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, और इस प्रकार इनकी डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो E इंटू में cos थीटा आ जाएगा हमारा। तो ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी अगर यूनिट की बात करें तो E.ds देखो, E.ds, यदि E.ds में F इज इक्वल टू क्या होता है, QE, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, F अपॉन में Q। तो E की जगह हम लिख सकते हैं F अपॉन में Q इंटू में ds। F क्या होता है, न्यूटन, अपॉन में Q चार्ज कूलाम, ds एरिया, तो इसको मीटर का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो न्यूटन कूलाम -1 मीटर स्क्वायर, न्यूटन कूलाम -1 मीटर स्क्वायर, और इसको हम जूल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जूल। देखो अगला टॉपिक है हमारा डिडक्शन ऑफ द कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। देखो बच्चों, गॉस थ्योरम जो है उससे हमें कूलम्स लॉ निकालना है। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, और गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई इज इक्वल टू E इंटू में ds इज इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज बाई इट। अब हम फाई से क्या करना चाह रहे हैं, कूलम्स लॉ ड्राइव करना चाह रहे हैं, या फिर गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ ड्राइव करना चाह रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही एक डायग्राम बना लिया, प्लस Q चार्ज था, स्मॉल एलिमेंट लिया, ये R होगी हमारी, ये ds हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन के अंदर है। तो मैं क्या चाहता हूं कि फाई की वैल्यू निकाल लेता हूं एक बार।
फाई क्या होता है, ई इंटू में डी, सॉरी ये तो पता ही है हमें, देखो ये लिख रखा, फाई क्या होता है, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एरिया क्या होगा इस टोटल का एरिया, एक स्फीयर का एरिया, स्फीयर का एरिया होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये मैं यहां पर ds रख देता हूं, तो E इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये सारी वैल्यू को जो है हम इधर लेके जाएंगे और E की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर। ये इसको k लिख देते हैं, तो k क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी है, जबकि मैं जानता भी हूं कि के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होती है, लेकिन ये हमने किससे निकाला है, ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर ये कहें कि गोल्स थ्योरम से निकाला है। अब फोर्स क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू में ई का मान आप सभी को पता है, ई की वैल्यू यहां पर रख देंगे, क्यू के क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, ये है हमारा क्यू, ठीक है, और क्यू नोट यहां पर था, तो क्यू नोट की वैल्यू ये होगी और के क्यू ये हो गया, एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर। इनकी जगह आप कंसिडर कर सकते हैं Q1 और Q2 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था डिडक्शन कूलम्स लॉ का गोस थ्योरम की वजह से। देखो गोस थ्योरम हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गोस थ्योरम। तो एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम के अंदर हम बच्चे तीन चीजें निकालेंगे, एक तो लाइन चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए लेंथ होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए कोई एरिया होता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम किसी भी प्रकार का कोई भी एक जैसे घन या घनाभ ले सकते हैं, स्क्वायर या क्यूबॉइड हो गया, इन सभी चीजों को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज। ये जो क्वेश्चन है ये जस्ट अभी जो एग्जाम हुए थे उसमें ये आया हुआ था, और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। तो हमने क्या किया बच्चे, एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर ले लिया, इनफाइनाइट लेंथ का वायर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैंने यहां पर पॉजिटिव इंफिनिटी ले लिया, इधर नेगेटिव इंफिनिटी। मतलब इंफिनिटी मतलब होता है जी इसको जितना बढ़ाते चलोगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा, और ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर इसलिए इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। क्या सरफेस ड्रॉ कर दिया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, पॉजिटिव चार्ज था। अब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। ये वायर है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, नीचे इस तरफ होगा। अगर ये एक सिलेंडर टाइप से है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो बच्चे मैंने क्या किया कि पूरे वायर का निकालने के लिए मैंने इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया, जिसको हम सिलेंडर रूप में बात करें। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सिलेंडर बन जाता है और इसमें से ये वायर निकल रहा है, तो इसके ऊपर मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, और इस गॉसियन सरफेस के ऊपर ना मैं तीन एरिया एलिमेंट डिस्कस करूंगा, जिसको मैंने नाम दिया है ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है। तो अगर देखो इसकी बात करें और इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ये ले लिया, तो इस पे जो पॉजिटिव सॉरी ये यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका बाहर की तरफ डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा समझ में आ रही कि नहीं है। अब यहां पर जो एरिया मैंने कंसीडर किया है वो इत्तेफाक से ds जो है उसका ये हो गया, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन के अंदर है। तो मैंने क्या किया कि ये जो ds है इसको भी ऐसे मेजर कर दिया और इसको भी ऐसे ही रिटर्न कर दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और इसका क्या हो जाएगा, हमारा एरिया भी इसी डायरेक्शन के अंदर है। तो सी पॉइंट की हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम ए पॉइंट के ऊपर। अब ए पॉइंट हमने कहीं यहां पर कंसीडर किया है। इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लूंगा तो उस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगी बताओ, ऐसे हो जाएगी। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे है। तो अब देखो ये ऐसे बन गया, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ में भी बाहर की तरफ है, आउटवर्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। और जो मेरा एरिया एलिमेंट था यहां पर मैंने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर किया था, वो मैंने आपको समझाया था कि उसके नॉर्मल लेना पड़ता है। इसकी बात करें तो ऐसे हो जाएगा, यहां पर एरिया जो है मेरा ऐसे हो जाएगा। अब इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस वाले में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा ये हो गया और ds हमारा यहां पर हो गया और एंगल ये हो गया मेरा 90 डिग्री। उसी प्रकार एक और इसमें कंसीडर कर लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया, एक यहां पर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे बाहर की तरफ है और हमारा एरिया एलिमेंट इस साइड में हो जाएगा। तो इन दोनों के एंगल की बात करें तो वो भी कितना हो जाएगा, मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब गॉस थ्योरम क्या कहती है बताइए जरा। गॉस थ्योरम हमें कहती है कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सारे के ऊपर प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है बच्चे। तो अब इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो e इंटू में ds
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था ना, इसलिए मैंने तीन चीजों के अंदर इसको ब्रेक डाउन कर लिया था, और मैं तीन इंटीग्रेशन में इसको ब्रेक डाउन कर देता हूं, ईडीएस, ईडीएस और ईडीएस, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तीनों को मैं जोड़ दूंगा, एक मैंने ले लिया ए, एक ले लिया बी, एक ले लिया सी। अगर ए की बात करें तो ई तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और डीएस इनटू में ए। या फिर ऐसे मत करो आप, ठीक है, इसको मैं तीन में ब्रेक डाउन कर देता हूं, ई डी एस ए प्लस ई डी एस बी प्लस ई डी एस सी, और इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ये सभी डॉट प्रोडक्ट है, इनको खोलो, ई डी एस कोस थीटा इंटीग्रेशन ए प्लस में ई डी एस कोस थीटा इंटीग्रेशन बी प्लस में इंटीग्रेशन सी ई डी एस कोस थीटा, और इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। इतना समझ में आया? ठीक है, अब देख लो एक बार जरा, सी पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट की अगर बात करें तो ई और डी एस के अंदर एंगल कितना है, 0, तो सी पॉइंट पे 0 है। अगर ए पॉइंट के ऊपर बात करें तो 90 डिग्री है, और अगर बी पॉइंट के ऊपर बात करें तो 90 डिग्री है। कुल मिला के बात ये हुई कि ई और डी एस में एंगल ए और बी पे 90 और सी पे हमारा हो जाएगा 0। ठीक है बच्चे, आप देखो ए और बी पे तो 90 और यहां पर हो जाएगा 0, तो ई डी एस कोस 90 ए प्लस ई डी एस कोस 90 बी प्लस ई डी एस कोस 0 सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। अच्छा, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। हमने इसको 0 कंसीडर कर लिया, यहाँ 0 कंसीडर कर लिया, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, मेरे पास लास्ट में वैल्यू आ गई ई इंटू में डी एस, इसका इंटीग्रेशन, इंटू नहीं है अब, ये हम डॉट प्रोडक्ट खोल चुके हैं, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट हो गया मेरे पास। आप देखो इसको, ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, डीएस हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। और जो सिलेंडर होता है, यदि उसकी लेंथ मेरे पास एल थी तो इसका एरिया 2 पाई आर एल होता है, 2 पाई आर एल। तो ई इंटू में 2 पाई आर एल रख दिया मैंने यहां से, डीएस की वैल्यू समझेगी, इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और ई की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी क्यू अपॉन में 2 पाई, पहले एप्सिलॉन नोट लिख सकता हूं, फिर आर इंटू में एल। इतना समझ में आया? अच्छा, जब हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी तो उसमें सबसे पहला हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक लेंथ थी किसी भी वायर की, और उसको हम कैसे लिख रहे थे, लैम्बडा से लिख रहे थे, और लैम्बडा क्या होता था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो क्यों ना मैं इस चार्ज पर यूनिट लेंथ को लैम्बडा लिख दूं, तो जब मैं इसको लैम्बडा लिखूंगा तो लैम्बडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में आर, 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में आर। ये सारी चीजें मैंने यहां पर कर रखी हैं, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। और ये लास्ट में जो है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा, ई इंटू में 2 पाई आर एल और लैम्बडा इंटू में एल लिख दिया था, और मेरे पास जो रिजल्ट आया था वो ई इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में आर आ जाएगा। इसको ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे याद ना रखो तो अगर मैं 2 से गुणा कर दूं और नीचे भी 2 से गुणा कर दूं तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्बडा, ये क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसको क्या लिख दिया के अपॉन में आर, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो 2 लैम्बडा के बाई आर, तो 2 लैम्बडा के बाई आर भी लिख सकते हो आप, ये के है, 2 लैम्बडा के बाई आर लिख सकते हो। ठीक है, ये था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके ऊपर एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर था जिसपे हमने गॉसियन सरफेस ड्रा किया। तो आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट लेंथ वायर।